आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बिल्कुल, बांग्लादेश कैसे भारत बांग्लादेश को हरा सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों बस 2 मिनट आपका लूँगा। हमारा शानदार पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म करने का कोर्स लाइव है। अब दोस्तों बहुत ही कम, शायद 15 तारीख को हम बैच ही बंद कर देंगे और आज से पब्लिक क्लास भी नहीं होगी। तो सारी क्लासेस अब ऐप पे होंगी। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, ऐप को नहीं तो वेबसाइट को विजिट करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश जो कि टेक्सटाइल में लीड करता है, दुनिया भर में बांग्लादेश के कपड़े जो है वो खरीदे जाते हैं। लेकिन इस समय इनकी जो कपड़े वाली इंडस्ट्री है, अपैरल इंडस्ट्री को भयानक डेंट लगा है। फैक्ट्री बंद है, लेबर नहीं है, इंटरनेट नहीं है। आप देख सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ को वहाँ भगा भगा के मारा जा रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। मोहम्मद यूनिस बोल रहे हैं कि कुछ भी करके ग्लोबल क्लोथिंग सप्लाई चेन मेंटेन करिए, लेकिन इतना आसान ये होने वाला है नहीं। ग्लोबल सप्लाई छोड़िए, लोग यहाँ पे सड़क पे हैं, लोग यहाँ पे मारकाट कर रहे हैं, लोग यहाँ पे दुकानें जला रहे हैं, लोग यहाँ पे मंदिर जला रहे हैं, सब जला रहे हैं। तो हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। ऊपर से भारत के खिलाफ नफरत। आप ये मान के चलिए कि यही अपैरल सेक्टर बांग्लादेश को सबसे ऊपर रखा है इसने। बांग्लादेश की इकोनॉमी सिर्फ इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इतिहास रहा है। सिल्क जो है, सिल्क कपड़ा, भाई इसी कपड़े की वजह से तो यूरोपियंस भारत आए। यहां पे कॉटन, सिल्क सब सप्लाई करते थे, रॉ मटेरियल्स यहां पे आते थे। तो आप ये समझिए कि ये पूरा बंगाल गढ़ था। तो बंगाल में वैसे भी पूरा जो उस समय का बंगाल था, जो सिल्क कॉटन प्रोडक्शन, कपड़े का व्यापार बहुत बढ़िया तरीके से होता है। बहुत अच्छी खेती होती है, रॉ मटेरियल सब यहां से मिलते हैं। यह हिसाब किताब है। तो वो अभी भी चलता चला आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि कहीं अगर और डेवलप्ड नेशन होता तो अब तक वो मार्केट में पकड़ बना चुका होता। लेकिन बांग्लादेश में इन्हें कोई पकड़ नहीं बनाई, अभी भी वो अंडर डेवलप्ड ही है। आप समझ रहे हो। तो 4600 लगभग 4500 गारमेंट फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, जहाँ पे कपड़े बन रहे हैं, जिसमें 40 लाख वर्कर्स हैं। $47 बिलियन का रेवेन्यू, एक्सपोर्ट रेवेन्यू है, जो ये बेचते हैं दूसरे देशों को। आप बड़े देशों में जाइए, आप वो छोड़िए, आपको खाली टैग दिखेगा, लेकिन जब आप देखोगे ना पीछे, जो बांग्लादेश में 100 रुपए की बनती है वो यहाँ पे आपको 3000 रुपए की मिलेगी। और जब आप देखोगे तो मेड इन बांग्लादेश लिखा होगा। जितने बड़े बड़े ब्रांड्स आप देख लो, उठा लो। तो बांग्लादेश ने कपड़े में वो महारत हासिल कर ली है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो भारत को पीछे छोड़ दिया। लेकिन यहां दिक्कत है, इस समय भारत के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बांग्लादेश में नॉर्मेलिटी कोसों दूर है। भूल जाइए आप कि वहां पे नॉर्मेलिटी आएगी। बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हैं, लेबर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बायर्स बोल रहे हैं हम नहीं खरीदेंगे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बांग्लादेश से कैंसिल कर दिए हैं कि डायरेक्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी, हम कुछ नहीं करने वाले, हमारा पैसा दांव पे, हमको नहीं करना। बांग्लादेश आगे आने वाले समय में बहुत ही ट्यूमल्टस ईयर्स बांग्लादेश के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है कि पूरे मार्केट को कैप्चर कर ले। अब आपको बता दूं, जैसे ठीक है यहां पे अभी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है और अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो पूरी दुनिया में ये क्लोथिंग सीजन आ रहा है, ये फेस्टिव सीजन आ रहा है। दिवाली पर नए कपड़े खरीदते हैं, ऐसे क्रिसमस और न्यू ईयर पे भी होता है पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में। तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन वो डिमांड पूरी करने के लिए बांग्लादेश है नहीं आपके साथ, क्योंकि बांग्लादेश में यहाँ पे बोल दिया कि हम आपके कपड़े नहीं, बहुत सारी कंपनीज ने, और ये मुश्किलात क्योंकि सब बंद पड़ा हुआ है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू करते हैं तो हमको डिमांड सप्लाई तो दो, लेकिन वो आने वाली है नहीं। भारत जो है वो 2% और ग्लोबल मार्केट में अपना शेयर सिक्योर कर सकता है। तो एक अच्छा खासा यहां पे भारत में सर्ज देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनल बायर्स ने इस बार ऑर्डर्स पहले ही प्लेस करना शुरू कर दिए कि हमको पहले ही दे दो, हमारे पास स्टॉक खाली नहीं होना चाहिए। तो 2 महीने पहले से ही 60 दिन, ऑर्डर डेट बहुत अभी बाद में है, लेकिन 2 महीने से पहले ऑर्डर आने लगे। लेकिन वही बात है कि बांग्लादेश में तो दिक्कत है। एंटरप्रेन्योर्स भी सरप्राइज्ड है कि यार ये कैसे हो गया। तो यहां भारत जो है इसमें काम कर सकता है, राइट। तो अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत कर क्या सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम थोड़ा सा मार्केट शेयर देख लेते हैं, ठीक है। टॉप 10 क्लोथिंग एक्सपोर्टर्स आप देख लीजिए। इसमें चाइना सबसे ऊपर है, आपका 182 बिलियन डॉलर पे खड़ा हुआ है और ग्लोबल शेयर इनका 31.7% है। बांग्लादेश तीसरे नंबर पे आता है। बांग्लादेश तीसरे नंबर पे 45 बिलियन डॉलर और 8% मान के चलिए, 8% का शेयर है। और इंडिया आपका यहां पे छठे नंबर पे आता है, 18 बिलियन डॉलर और 3.1% का शेयर है। ये 2% से और बढ़ सकता है, ये 5.1% के करीब जो है वो हो सकता है।
फिर वियतनाम और कंबोडिया भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दूं, साउथ ईस्ट एशिया एक बहुत अच्छा मार्केट है, ठीक है ना। अगर भारत ने कैप्चर मार्केट कैप्चर नहीं किया तो ये लोग कर देंगे। फिर उसके बाद ये टॉप 10 कंट्री जो सबसे ज्यादा खरीदती है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, आधे से ज्यादा कपड़ा यही खरीद लेते हैं। आप देख सकते हो पूरा मार्केट इन्हीं का है। ये लगभग 55% के करीब पूरा मार्केट, ये सब बहुत ये इंपोर्ट करते हैं। ये बहुत, इसीलिए यही ट्रेंड की वजह से ब्रिटिशर भारत आए। बाकी आप देख सकते हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, लेकिन ये सबसे बड़ा ट्रेंड था कि भैया चलो भारत के कपड़ों की मांग थी। यूरोप अमीर था, खूब पैसा था यूरोप, तो खूब लूटेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से कपड़े उठा के उनको बेचेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा लूट डाला, उन्होंने अपना साम्राज्य हमारे पैसों से बनाया है। आप समझ रहे हो क्या बांग्लादेश के लिए काम किया? सबसे पहली बात, अब इतिहास की बात कर लेते कि आखिरकार एक रातों रात तो ये हो नहीं गया। 1971 जब बांग्लादेश आजाद होता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश साथ था। लेकिन जब 1971 बांग्लादेश अलग हुआ तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी नीचे गई। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे, जो वेस्ट पाकिस्तान में थे, जो ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, उसको फंड कर रहे थे, वो भी चले गए। तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, ठीक है। शुरुआत में बांग्लादेश को दिक्कत हुई, 1971 से 74 तक आसान नहीं रहा, इनकी इकोनॉमी बहुत ही डामाडोल थी। लेकिन फिर आता है 1974 मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, MFA जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बना बांग्लादेश की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। और यहीं से इनका टेक्सटाइल बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से ऊपर गया। अब इसमें क्या था कि इंपोर्ट कोटा थे, ठीक है ना, अपैरल, टेक्सटाइल और यार्न के लिए, परचेज बाय डेवलप्ड नेशन फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज एक तरीके से मार्केट सिक्योर किया गया था, राइट, कि इतने ही कोटा आपको दिया जाएगा। जो बड़ी बड़ी जैसे यूरोप है, अमेरिका है, ठीक है, एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था इंपोर्ट की। इससे ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए का ही हम आपसे खरीदेंगे, इससे ज्यादा हमको बेच नहीं सकते। तो यहां पे बहुत सारे देशों के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि यूरोप और अमेरिका ने अपना मार्केट बचाया। तो बहुत सारे देश जो है वो बांग्लादेश की तरफ आ गए, जैसे हांगकांग, ताइवान। अब इनके लिए तो मार्केट एक्सेस नहीं था। और यही देश जो है, क्योंकि देखिए कपड़े तो चाहिए आपको, अब यहां पे मल्टी फाइबर एग्रीमेंट के तहत कोटा लिमिट हो गया है। बाकी देश क्या करें? वो बांग्लादेश की तरफ चले गए, तुम हमारे कपड़े बनाओ भाई, यहां पे हम बेच नहीं पा रहे, हम तुमको बेचेंगे। अब इसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो बहुत तेजी से, जो कोटा फ्री स्टेटस की वजह से बहुत तेजी से ग्रो हुआ। बांग्लादेश में कोई ऐसा इनके ऊपर कोटा नहीं था। कोरिया ने भर भर के इन्वेस्ट किया, 130 बांग्लादेशी वर्कर को ट्रेन किया। यही ट्रेनिंग जो है बांग्लादेश में ग्लोबल अपैरल मार्केट में यहां से एंट्री होती है बांग्लादेश की, ठीक है। उसके बाद हांगकांग ने बांग्लादेश में प्रोडक्शन शुरू कर दिया, क्योंकि भाई बाहर तो आप वही है, MFA की वजह से आप वहां लगा नहीं सकते, तो बांग्लादेश में लगाओ। यहां पे हमको सिल्क भी मिलेगा, कॉटन भी मिलेगा, सब तरीके के कपड़े मिलेंगे, और एक तरीके से चेन रिएक्शन शुरू होगी। बहुत बड़े ज्यादातर देश जो है, जो कंपनीज है, वो बांग्लादेश आने लगी, ठीक है, कि हमारे भी कपड़े बना दो, हम यहाँ पे फैक्ट्री डाल देंगे, हम यहाँ पे तुम्हारे वर्कर्स ट्रेन कर देंगे। तो बांग्लादेश 1980s आते आते बांग्लादेश में अच्छा खासा कपड़ों का प्रोडक्शन होने लगा। 1986 में बांग्लादेश जो है वो MFA कोटा सिस्टम में आ गया। अब बांग्लादेश को एंट्री मिल गई है अमेरिका और यूरोप में, क्योंकि जब कपड़े का बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन हुआ, जब अमेरिका यूरोप ने देखा, बाप रे, बांग्लादेश तो ससुरा बहुत आगे निकल रहा है यार, ठीक है, क्रिकेट में भले ही आगे ना निकल पाए, लेकिन यहां तो भाई बहुत लंबी लंबी छलांग मांग रहा है, तो हम क्यों ना इनका कपड़ा खरीदें, हम भी इनको खूब ज्यादा फेवर करेंगे। तो इन्होंने यही कोटा फ्री ही कर दिया, बोला कि आ जाओ, मार्केट एक्सेस है तुमको। उसके बाद बांग्लादेश, देयर वाज नो लुकिंग बैक, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, ड्यूटी फ्री, रिड्यूस टैरिफ, कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पर टैक्स भी नहीं लगाएंगे, तुम आ जाओ, हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। बांग्लादेश की जबरदस्त बल्ले बल्ले होगी। तो 1990s तक बांग्लादेश की सरकार ने भी बहुत सारी एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए नई नई पॉलिसी लेके आए, ताकि ये लगातार चलता रहे। मैन्युफैक्चर, फैब्रिक, जिपर्स, ड्यूटी फ्री, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए, मतलब बांग्लादेश बाढ़ आ गई एकदम कपड़े की, और पॉलिसी भी एक से एक। लेकिन याद रखिएगा कि लेबर्स को बिल्कुल बेनिफिट नहीं हुआ, है ना, ये भी याद रखिएगा आपको। बांग्लादेश का जो लेबर है वो सबसे कम कमाता है। प्रॉब्लम हमेशा रही है बांग्लादेश में। दूसरे देशों ने फेवर किया, वही बात है, जब ब्रिटिश इंडिया आया, कॉलोनियलिज्म आया, तो बाकी तो सब बहुत अच्छा रहा, दूसरे देशों ने तो बहुत फेवर किया, लेकिन भारत गरीब हो गया। यही बांग्लादेश के साथ हो रहा था। तो क्रेडिट फैसिलिटीज की कोई बात नहीं है, तुम भाई, हम तुमको पैसे बाद में देंगे, तुम हमको पहले कपड़े भेजो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया हुआ, मतलब बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल मार्केट है धीमे धीमे ग्रो होने लगा।
तो अब क्या हुआ कि बांग्लादेश का जो अपैरल सेक्टर है वो बहुत तेजी से भाई 0.4% जहां 1980 में था वो 50% तक चला गया 1990 में, और 2000 में 75% तक चला गया। आप समझ सकते हो कि इस अपैरल सेक्टर इतनी तेजी से, और लेट 2010 आते आते बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट अपैरल एक्सपोर्ट है वो 80% तक बांग्लादेश का टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ यही था। तो बांग्लादेश सिर्फ कपड़ा बेच रहा था पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया खुश। आप देख सकते हैं रेडीमेड गारमेंट्स का ये कहां 2022 आते आते भाई 90% बांग्लादेश जो है वो कपड़े बेच रहा है, बाकी अदर सेक्टर्स तो कुछ नहीं है। ये चीज है क्या। अब देखिए, अब भारत की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, भारत स्टेबल रहा है, ठीक है। बांग्लादेश ने जहां पे बहुत जबरदस्त छलांग मारी, भारत स्टेबल रहा है। 1990 में भारत 2% था दुनिया का क्लोथिंग एक्सपोर्ट का, बांग्लादेश का 0.6% था। अगले 30 साल में भारत का शेयर सिर्फ 3% हुआ, बांग्लादेश का आज 8% पे है जो हमने देखा। तो ग्रोथ जो है, देखिए बांग्लादेश की इकोनॉमी को कई बार बोला गया है कि खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे, बट यहां क्या है ना कि आप मान लीजिए कि कहीं हीरा मिल रहा है, अब वो हीरा आपको फ्री में मिल रहा है, उसकी कीमत बहुत है लेकिन आपको बहुत कम में मिल रहा है, आप कहीं ज़्यादा में बेच दोगे। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आप यही चाहोगे ना वो हीरा मिल जाए हमको, चाहे जैसे भी हो, हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा है वहाँ पे मारकाट मच रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है, बस हमको वो हीरा चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे बांग्लादेश में रहा, कितनी भी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी थी, लेकिन कंपनीज ने बोला, देशों ने बोला कि भाई कपड़ा हम तुम्हारे ही लेंगे, क्योंकि तुम्हारे कपड़े में क्वालिटी है, और बिजनेस का एक रूल है, क्वालिटी दोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट बिकना ही बिकना है, चाहे कोई भी बिजनेस हो। यही बस एक चीज अपने दिमाग में बना के रखिए, क्वालिटी दीजिए और अच्छी मार्केटिंग सेकंड में। तो ये चीज है। तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल लैंडस्केप में ये चेंज हुआ, ठीक है, लेकिन तब भी बिजनेस बढ़िया रहा। अभी हालात बहुत अलग है, लेकिन ऐसी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कभी भी देखी नहीं गई। शेख हसीना की सरकार ने बांग्लादेश को काफ़ी फेवर किया, उनकी इकोनॉमी को फेवर किया, लेकिन हाल में जो हो रहा है, सब फैक्ट्री बन पड़ी है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है, तो ये बाकी देशों के लिए शायद बांग्लादेश 1-1.5 साल में वापस उबर जाए, लेकिन अभी तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेबर प्रोटेस्ट से लेकर, क्योंकि लेबर बोल रहे कि हमको पैसा ही नहीं मिलता है। हमको, आप दूसरे देश तो खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमको क्यों नहीं पैसा दे रहे हो, राइट। बांग्लादेश जो है अभी अपनी इंटरनल सिचुएशन को स्टेबलाइज कर रहा है, कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएंगे हम जल्द से जल्द, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये, कम से कम 1 साल, कम से कम, वो भी बहुत ही पता नहीं होगा नहीं होगा। तो इसीलिए भारत के लिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ग्लोबल ब्रांड्स कह रहे हैं ना कि भैया रिस्क है बांग्लादेश में, और भारत से हमको इश्क है। भारत का रॉ मटेरियल सप्लाई चेन भारत ने बढ़िया बना रखी है। भारत एक स्टेबल मार्केट रहा है, 3% लगातार ग्रोथ, एक स्टेबल कंट्री है, तो क्यों ना हम यहां से ही ले लें। और आपको बता दूं, भारत भी बांग्लादेश को अपने रॉ मटेरियल देता है, बहुत कुछ बांग्लादेश भारत से लेता है। भारत ने, जो बांग्लादेश इतना ऊपर गया है, भारत ने कुर्बानी दी है कि हाँ चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम ऊपर चले जाओ, इतना हम कर सकते हैं तुम्हारे लिए। लेकिन अब चीज़ें उल्टी हो गई हैं। तो बांग्लादेश और इंडिया दोनों ही लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज है, लेकिन बांग्लादेश जो प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस था, GSP, बहुत ही बढ़िया से बेनिफिट हुआ बांग्लादेश, भारत नहीं हुआ। भारत को ये एक्सेस नहीं मिला, मार्केट एक्सेस नहीं मिला, वरना भारत की GDP और होती, लेकिन बांग्लादेश को ये मिला। तो इसीलिए बहुत सारी क्राइसिस आई। MFA कोटा सिस्टम 2005 में खत्म हो गया, लेकिन मैंने बताया सिस्टम गए तेल लेने, कपड़े लेंगे तो बांग्लादेश से ही लेंगे। गारमेंट सेक्टर हर साल 21% लगातार बढ़ता रहा, और बायर्स जो है वो लगातार यहाँ पे आते रहे, कॉस्ट एडवांटेज रहा। एक तो देखिए कंपटीशन तो ठीक है, लेकिन बांग्लादेश का जो क्लियर कॉस्ट एडवांटेज था ना, वो सबसे बड़ा रीजन था, सबसे बड़ा रीजन। बांग्लादेश में लेबर बहुत सस्ता है, लेबर टैलेंटेड है, बांग्लादेश की ज्योग्राफी ऐसी कि वहाँ पे कभी कपड़े की प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है, नदियाँ हैं, सब बढ़िया, मतलब आपको कॉटन, इंडिगो सब मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, खेती होती रहेगी कपड़ों की, है ना। साथ ही साथ मैकिंजी सर्वे ने ये बोला कि देखिए जो बांग्लादेश की बनी हुई चीज़ है, सस्ता लेबर है, कपड़ा बहुत अच्छा लेकिन सस्ता बेचते हैं ये। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश की जो टी शर्ट या जितनी भी चीज़ें वो बहुत सस्ती हैं पूरी दुनिया से, हम उसको महंगे में बेच सकते हैं। देखो इसीलिए बांग्लादेश के लोग गरीब हैं ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि उनको उनके हक का मिलता ही नहीं कभी। अमेरिका में आप जाओ, अभी मैंने कान साफ करवाया था डॉक्टर से, वैक्स निकलवाया था। अमेरिका में अगर आप वैक्स निकलवाते हो तो वो कम से कम 30,000 रुपये का होगा। अमेरिका में हर इंसान के पास इंश्योरेंस होता है, यहाँ पे मुझे 500 रुपये का मिल गया। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि
अमेरिका में, यूरोप में ये चीज़ें बहुत महंगी हैं, वो खाली दूर के डोल सुहावने होते हैं। न्यूजीलैंड में आपको महीने का एवरेज 25 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन उसमें से 15 लाख तो आपका खर्चा हो जाएगा, 15-20 लाख, क्योंकि वो शहर वो बहुत महंगे हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी वहाँ पे बहुत मुश्किल है। $1 में आप शायद अमेरिका में कुछ भी ना खरीद पाओ, लेकिन 75 रुपये में कहो पूरे दिन का भारत में खाना खा लो 80 रुपये में। तो ये चीज़ है। तो अब आप देख सकते हो कि जहाँ बांग्लादेश में पूरी दुनिया में वर्ल्ड का एवरेज आप देख लीजिए $1.2, मतलब लगभग 100-110 रुपये। बांग्लादेश में यही आपको 110, 115, 120 रुपये में, और शानदार क्वालिटी की टी शर्ट। इंडिया में वही $2.1, वही मतलब 200 रुपये के करीब, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि बांग्लादेश का जो कॉस्ट में कितना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सब जगह से बांग्लादेश सस्ता बेचता है। तो ये जो प्राइस वाला फैक्टर है ना, आप देखो कि जितने भी ये यूरोपियन, अमेरिका, ये सब बांग्लादेश से बनवाते हैं। जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो सस्ता खरीदते महंगे में बेचते हैं, इसीलिए कोई बांग्लादेश को छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। तो बांग्लादेश का कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी, ड्यूटी फ्री एक्सेस। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए क्लोथ कब महंगा होता है, कपड़ा कब महंगा होता है। आपने 100 रुपए में बेचा, यूरोप जाते जाते वो 300 का हो गया, इतने टैक्स लग गए, फिर वहां के लोग 400, 450 का बेचेंगे। बांग्लादेश में अगर 100 रुपए का कपड़ा हुआ, टैक्स तो है नहीं, तो वो 150 का बेचेगा। तो और अच्छी क्वालिटी, तो 400 में जहाँ इतनी अच्छी क्वालिटी है, ठीक क्वालिटी मिल रही है, हम 150 वाला लेकिन हमारे तो पैसे बच रहे हैं। ये तो इंसान की मेंटालिटी है। तो ये एक बहुत बड़ा जो जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस है, जीएसपी, जो WTO, इसने बांग्लादेश को बहुत आगे ले गया ये, ठीक है। हालांकि 2026 में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, दिस विल एंड। और जीएसपी, अगर मान लीजिए जीएसपी नहीं होगा, तब टैरिफ से कॉस्ट 9% तक बढ़ जाएगी, मतलब वही इसी के बराबर आ जाएंगे जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, राइट। तो वही है। अब हालांकि बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कितना होगा देखेंगे। फिर लो वेजेस, बांग्लादेश में एक यही, इसीलिए लेबर और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको पैसा ही नहीं मिलता है। मिनिमम वेज सिर्फ और सिर्फ $72.42 पर मंथ है 2022 में। आप समझ रहे हो, ये बहुत कम है गुरु। 5-6 हज़ार रुपये महीना एक आदमी कमाता है। ये 5-6 हज़ार का कम से कम 5-6 लाख का प्रॉफिट एक आदमी देता है कपड़े सेक्टर को, लेकिन ये कितना कमा रहा है? 5-6 हज़ार। $104 बढ़ जाएगा, 8-10 हज़ार, 10 हज़ार हो जाएगा। इतना कम। तो वेजेस दुनिया के सबसे कम है, डिस्पाइट कि बांग्लादेश जो है वो ग्रो कर रहा है। फिर जीएसपी प्लस क्वालिफिकेशन चैलेंज है, पुअर लेबर कंडीशन, और जिस तरीके से फैक्ट्री एक्सीडेंट हुए हैं वो भी दिक्कत है। तो क्या जीएसपी रिवाइज होगा? लेकिन देखिए कंपनीज को इन सबसे कोई लेना देना है नहीं। होता तो 30 साल पहले ही बोल दिए होते। कंपनी को ये दिखता है, कैपिटलिज्म है, कि भाई प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स है, ठीक है ना। अमेरिका कोई भी कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। वियतनाम एक कॉम्पिटिटर है, ठीक है। अब वियतनाम में भी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हाई है, लेकिन आपको बता दूं कि अगर बांग्लादेश की बात करें तो ये देता है, मतलब 90-120 दिन तक का लीड टाइम देता है, ठीक है ना। 50 से 70 लीड टाइम इंडिया देता है। तो मतलब एक तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि अभी इस समय की कंडीशन में कि बांग्लादेश बहुत ही अच्छा कर रहा है, क्योंकि अभी ये फंडामेंटल प्रॉब्लम बांग्लादेश में प्रिवेल कर रही है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट प्रॉब्लम करेगा। और अब देशों को तो कपड़ा चाहिए, फेस्टिव सीजन है, तो भारत यहाँ पे अच्छा काम कर सकता है। भारत का देख सकते हैं काफ़ी लोअर रहा है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं दो मतलब इधर पे, लेकिन ठीक है, जो है सो है। भारत क्या कर सकता है? प्रोडक्शन कैपेसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रैंप अप करे, क्योंकि अब डिमांड आने वाली है। तो अभी 5,000 है, 7,500 फैक्ट्रीज में 5,000 है, इस सब के सब ऑपरेशनल करवाई जाए। एक्सपैंड करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जितना हो सके, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी जो है जितना हो सके इंप्रूव करे, राइट। उसके बाद सप्लाई चेन, जब तक सप्लाई चेन नहीं होगी तब तक कैसे होगा? क्योंकि भारत में प्रॉब्लम है डीले की प्रॉब्लम, कि सर कल आ जाएगा, अरे यार 5 दिन हो गए आ नहीं रहा, पैसा दे दिया, कब यार आएगा यार, पागल समझ के रखा, पैसा वापस ले जाओ अपना। भारत के साथ ये दिक्कत है। कंसाइनमेंट जो है वो लगभग 2 महीने, डेढ़ महीने ले लेते हैं अमेरिका पहुंचने के लिए। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन और कस्टम क्लियरेंस भी प्रॉब्लम है। जहां भारत का देखो हो कस्टम, अरे बैठो भैया, सरदार जी कहाँ जा रहे हो आप, ये कपड़े लेके लाओ, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। तो इम्प्रूव लॉजिस्टिक डिलेज, ये सारी चीज़ें जो है वो दिक्कत कर रही हैं, ओके। फिर एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स, अगेन जिसका लॉजिस्टिक स्ट्रांग है। चाइना क्यों इतना आगे है? आज ऑर्डर किया, कल हाजिर। अमेजॉन उसी दिन डिलीवरी कर दे रहा है। अमेजॉन सबको बीट कर रहा है। तो जो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का गैप है, तिरुपुर हो गया और भी और जगह, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको जब तक एड्रेस नहीं करेंगे तब तक भारत जो है
वो मुश्किल रहेगा, मुश्किल में रहेगा। तो ये लेक्चर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।